ऐसा ना कहे स्वामी, मैं सह नहीं पाऊंगी। ये नाग आपके भी पुत्र है ना? आज जब इन्हें सबसे अधिक आपकी आवश्यकता है तो इन्हें ऐसे असहाय न छोड़े। जब सावित्री सत्यवान के प्राण यमराज से वापस छुड़ाकर ला सकती है तो मेरे अंदर भी वही सतीत्व की शक्ति है, वही दृढ़ निश्चय है। मैं अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगी और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एक माँ की पुकार स्वयं ईश्वर भी अनसुनी नहीं कर सकते, और इनके लिए तो दो दो माएं प्रार्थना करेंगी। इन दोनों माताओं को कैसे बताऊं कि इन सर्पों को लेने के लिए स्वयं यमदूत आ गया है। पिताजी वहां क्या देख रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई था यहाँ जो वापस लौट गया। यदि आप दोनों ने निश्चय कर ही लिया है तो एक उपाय है। जी पिताजी, बताइए क्या करना है। हम सब कुछ करेंगे अपने भाइयों के लिए। उसे जानने और समझने के लिए आप सबको जीवित पुत्रिका के व्रत कथा को पूरे मनोयोग से सुनना और जानना होगा। इस समस्त संसार में जो भी मां इस व्रत को विधि विधान से करेगी उसे अपनी संतान की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त होगी और उसकी संतान दीर्घायु होगी। हम कथा सुनने के लिए आतुर हैं। पिछले कल्प की बात है। नगर के बाहर पेड़ पर एक चील और वहीं एक सियार रहा करते थे। एक दिन चील और सियार अपनी जिह्वा और पेट की तृप्ति करके लौट रहे थे। तब उन्होंने नगर की महिलाओं को जीवित पुत्रिका व्रत करते हुए देखा और इनके मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा जागी और अगले वर्ष उन्होंने इस व्रत को पूरे मन से रखा। चील तो अपना संयम बनाए रखने में सफल हुई, लेकिन सियार ने जैसे ही मुर्गे को देखा तो उसकी भूख जीत गई। परंतु पिताजी, व्रत रखने की इच्छा तो अनेक व्यक्तियों में होती है, फिर सभी उसे पूरा क्यों नहीं कर पाते? जब कोई व्यक्ति व्रत का संकल्प लेता है तो उसके भीतर की अच्छाई उसे संकल्प को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है और उसके भीतर की बुराई उसे संकल्प तोड़ने के लिए ललचाती है। बुराई के ऊपर भलाई की जीत का प्रयास करना ही तो व्रत है, और किसी भी अन्य संघर्ष की तरह यह भी आसान नहीं है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि केवल इसका प्रयास करने से ही सियार को भी अगले जन्म में चील की तरह मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चील ने शीलवती नामक राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। और सियार का जन्म हुआ एक निर्धन कन्या कपूरवती के रूप में। और नियति के योग से राजकुमारी शीलवती का विवाह राजा बुद्धिसेन से हुआ। राजा बुद्धिसेन रानी शीलवती की, राजा बुद्धिसेन रानी शीलवती की। ये राजा रानी की कथा तो मुझे
माँ पिताजी के संबंध जैसे लग रही है। राजा बुद्धि सेन रानी शीलवती की, 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 राजा बुद्धि सेन रानी शीलवती की। कपूरवती भी उसी राज्य में रहा करती थी। निर्धन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी कपूरवती के मन में रानी बनने की इच्छा प्रबल थी और इसीलिए वो रानी शीलवती से ईर्ष्या करने लगी। और कपूरवती किसी भी मूल्य पे राजा की दृष्टि में आना चाहती थी, इसीलिए उसने एक योजना बनाई और सेविका का कार्य करने का अनुरोध करने के लिए महल पहुंच गई। मंत्री जी, मैं अभागन आपसे विनती करती हूँ कि मुझ पे कृपा करे और कोई काम दे दे, तभी मैं अपने परिवार का पेट भर पाऊंगी। कुछ दया कीजिए। ठीक है, आज से तुम महल में झाड़ पोछ का दायित्व संभालोगी। इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता मैं। राजा के मंत्री ने उसे महल के झाड़ पोछ का दायित्व सौंपा। अब कपूरवती महल की सेविका बन चुकी थी। और वो हर समय राजा और रानी के निकट जाने का प्रयास करती। एक दिन उसने देखा कि महल की रसोइयां अवकाश मांग रही हैं। और उसने एक क्षण भी नहीं गवाया और शीघ्र ही मंत्री के सामने पहुंच गई। अब मंत्री जी, रसोइये के स्थान पर मैं भोजन पका सकती हूँ। इससे मुझे राजन जी और महारानी जी की सेवा का अवसर मिल जाएगा। बाकी जैसा आप कहें। पर कपूरवती को स्वादिष्ट भोजन पकाना नहीं आता था। उसे लगा कि ऐसे तो उसे कार्य से निकाल दिया जाएगा और वो राजा और रानी की निकटता प्राप्त करने की अपनी योजना में असफल हो जाएगी। और तब उसने एक उपाय सोचा। भोजन कैसा भी बना, उन्हें तो स्वादिष्ट ही लगेगा।
राजन, रानी, क्या मिलाया था तुमने भोजन में? बोलो सैनिकों, बंदी बना लो इसे, इसने राजद्रोह किया है। मंत्री जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक ऐसी औषधि जानती हूँ जिससे दोनों ही शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। जो करना है शीघ्र करो। मैं लेके आती हूँ। आप मंत्री जी, ये जड़ी बूटी का मिश्रण है। मैंने इसमें शहद मिला दिया है, बस 2-2 बूंद जीवा पर लगाना होगा। शीघ्र करो। जी। राजन, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूं। आप तो ठीक है ना? मुझे पूरा विश्वास है राजन, इसने जानबूझकर आपकी छाछ में कुछ मिलाया था, जिसके कारण आप दोनों अस्वस्थ हो गए थे। फिर काल कोठरी का दंड सुनते ही यह भयभीत हो गई और विपरीत प्रभाव की जड़ी बूटी देकर आप दोनों को स्वस्थ भी कर दिया। मंत्री जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। इस स्त्री के दिए हुए छाछ को पीकर हम दोनों को चक्कर आने लगे और पेट में भीषण पीड़ा होने लगी। किंतु यह भी सत्य है कि स्त्री ने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए हम इसे दंड तो नहीं देंगे। किंतु ऐसी स्त्री राजमहल की सेवा के योग्य नहीं है। इसे इसी क्षण बाहर निकाल दिया जाए। दया राजन जी, दया। मैं भला जानबूझकर अपने राजन जी और महारानी जी का हित क्यों करूंगी? मेरे मन में कोई कालिक नहीं है। यदि मुझे महल की सेवा के कार्य से बाहर निकाल दिया गया तो क्या करूंगी मैं? मेरा जीवन यापन कैसे होगा? मैं अपना पेट कैसे भरूंगी? मेरा ध्यान कौन रखेगा? राजन, स्वभाव से कपूरवती अच्छी है। अवश्य ही इससे भूल हुई है, पर वो भूल इसने जानबूझकर नहीं की होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं विनती करती हूँ आपसे, क्षमा कर दीजिए इसे। और मेरी निजी सेविका के रूप में कार्य करने की आज्ञा भी दीजिए। ये क्या कह रही है महारानी आप? यही मेरी इच्छा है राजन। कपूरवती दोष मुक्त सिद्ध नहीं हुई है। किंतु ये राज्य अपनी रानी की इच्छा का अनादर नहीं करेगा। राजन जी की जय हो, महारानी जी की जय हो। राजन जी की जय हो, महारानी जी की जय हो।
स्वयं को मेरा रक्षक समझकर प्रसन्न हो रही हो शीलवती। तुम तो वो सीढ़ी हो जिस पर चढ़कर मैं रानीवास के अंतः कक्ष तक पहुंचूंगी। बहुत शीघ्र छोटी रानी बनूंगी मैं। क्षमा कीजिए पिताजी, परंतु कथा सुनने के बाद यह प्रतीत होता है कि रानी शीलवती बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी महिला थी। फिर भी वो कपूरवती के छलपूर्ण व्यवहार को समझ क्यों नहीं पाई? यदि समझ नहीं भी पाई तो राजा ने कपूरवती को दंड देने का निर्णय किया था। फिर रानी शीलवती ने अपने पति की बुद्धिमानी पर विश्वास क्यों नहीं किया? जानते हो गरुड़, इस संसार में सबसे अधिक हानिकारक क्या है? अति करना। रानी शीलवती में भी एक ऐसी ही कमी थी। वो बहुत अधिक दयालु थी। उनके विवेक ने उन्हें चेतावनी दी थी और उस दिन से कपूरवती रानी शीलवती की सेवा करने लगी। और धीरे धीरे इनकी इतनी प्रिय बन गई कि रानी का कोई भी कार्य उसके बिना पूरा नहीं होता था। आठों प्रहर वो रानी के साथ रहने लगी। आप ही हैं जीवन का उपहार, जीवन का उपहार। आप ही हैं मेरा श्रृंगार, मेरा श्रृंगार। मैं ऋणी आपके जीवन भर की। कैसे चुकाऊं ये उपकार, कैसे चुकाऊं ये उपकार। कपूरवती, फिर ऐसा कभी मत बोलना। तुम मात्र दासी नहीं, मेरी बहन जैसी हो। दासी से बहन तक का लक्ष्य तो प्राप्त हो गया, किंतु अब बहन से रानी बनना शेष है, जो मेरा एकमात्र उद्देश्य है। कपूरवती, 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 कपूरवती। लो, तुम यहां बैठी हो, कहां कहां नहीं ढूंढा हमने तुम्हें। कपूरवती समझ चुकी थी कि रानी उससे पूरी तरह प्रभावित है, उसके जाल में फंस चुकी है। वो कपूरवती से एक दासी की तरह नहीं, अपनी बहन की तरह व्यवहार करती थी और अब उसने अपनी अगली चाल चली। इसका अर्थ है जैसे बड़ी माँ ने चतुराई से माँ को दासी बनाया था, उसी प्रकार कहीं कपूरवती ने भी महारानी को अपने जाल में तो नहीं फंसा लिया। आखिर क्या किया होगा उन्होंने?